हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू दे रहे हैं इस साल या अगले साल भी जो देंगे, उनको यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। एंड आपको पता है अभी लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं नियर अबाउट 50% के आसपास की जो यूपीएससी का एंड आरबीआई का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते हैं। और फिर जब वो यूपीएससी का या आरबीआई का, मोस्टली आरबीआई का जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके बायोडेटा में काफ़ी गैप होता है। ठीक है, क्योंकि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी के प्रिपरेशन को आपको पता है 2 साल 3 साल 4 साल लगता है। तो वो गैप आप मतलब हाइड नहीं कर सकते, तो आपको बताना पड़ता है कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन कि वाई आई हैव प्रिपेयर्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर मुझे पहले बताओ ये फुल स्टॉप होना बराबर है या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं इस साल आरबीआई ग्रेड बी का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो नियर अबाउट मैंने 300 से 350 मॉक इंटरव्यू लिए हैं। एंड दिस ईयर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स कंट्रीब्यूट नियर अबाउट 60 to 70%। तो इस एवरी ईयर ऐसे होता है कि नियर अबाउट 50% के आसपास यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं आरबीआई के इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये जो परसेंटेज है इस साल ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा यूपीएससी के जैसा हो गया है, डिस्क्रिप्टिव। तो ये वीडियो मतलब ये फैक्ट सुन के जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो क्यों नहीं है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और मैंने लिया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको मतलब ये जो इशू है यूपीएससी वाला, इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए मेरे बैच में ज्वाइन करने के बाद काफ़ी सारे हमारे बैचमेट्स का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। जैसे अभी थे उनका आईएएस में हो गया, सिंगल डिजिट आई थिंक 13-14 के आसपास रैंक था इनका। उसके बाद स्वाति थी, उनका भी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। नाहज है, उनका आईएफएस में हुआ था। सुरेश, में पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि फिर अदरवाइज़ आप जाके उनको क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका जो मैसेंजर है वो फुल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि एंड ये दीज आर रियल नेम्स। और सुरेश थे वो आईआरएस बन गए। और अभी मुझे 2 लोगों का नाम नहीं पता, उन्होंने एक ने रेलवे पर्सनल सर्विस एंड एक ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन की थी। तो यह है मेरे बैच का प्रोफाइल। तो अभी देखिए यहाँ पर जब आप इंटरव्यू में जाते हो या कुछ लोग अभी अपियर करेंगे अगले 8-10 दिन में, 20 दिन में, तो वहाँ पर जब बायोडेटा देखते तो बहुत लोगों का 2013 में ग्रेजुएशन हुआ है, किसी का 16 में हुआ है, किसी का 18 में हुआ है, और उसके बाद फिर कुछ जॉब में वो जो कॉलम होता है जॉब का वो ब्लैंक है। तो इसका ऑब्वियस मीनिंग है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब मैक्सिमम चांसेस है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग आरबीआई का भी डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर फिर वो पूछते हैं कि वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, आप यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पर क्या है, यस ही आंसर देना है ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, यस ही देना है, आप नो करके उनको ब्लफ नहीं कर सकते। क्यों ब्लफ नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर होता ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर रीडिंग इंडियन पॉलिटी, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो। तो इतना सारा पढ़ने के बाद आपकी एक स्पेसिफिक वोकेबलरी बन जाती है। ठीक है, तो वोकेबलरी बन जाती है तो मतलब आप नॉर्मल वोकेबलरी एंड यूपीएससी की वोकेबलरी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि वो आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो चुकी है। क्योंकि सेम पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर इंजीनियर है जिसने यूपीएससी का प्रिपरेशन कभी नहीं किया, और एक दूसरा कंप्यूटर इंजीनियर है जिसने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है। ये दोनों की वोकेबलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे नहीं, एंड व्हेन यू start giving the answers, those specific words will come from your in your answer. So then
they will definitely understand because they have experience of taking interviews, lot of interviews, thousands of interviews. तो वो आपको पकड़ लेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन उनको पता चल जाएगा एंड इन दैट केस फिर बैड इंप्रेशन आ जाएगा कि आप उनको ब्लफ कर रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको बताना है कि यस, कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिर कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर अगर हम उनको बताएंगे कि हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये जो प्रिजम्पशन है कि अगर मैं उनको बताऊंगा कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है कि मुझे बताओ कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, एंड सबको पता है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी पता है कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट जॉब है वो आईएएस है। और इस साल जो पैनलिस्ट है, जो सर्विस बोर्ड के मेंबर है, वो 3 मेंबर होते हैं सर्विस बोर्ड के। एक होते हैं चेयरमैन, चेयरमैन सर जो है वो आईएएस ऑफिसर है। उसके बाद एक आरबीआई से है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो आरबीआई के एक्स ईडी रह चुके हैं। एंड एक जो थे वो ईडी रह चुके हैं कमर्शियल बैंक के, ठीक है। तो ऐसे 3 लोग हैं। और अभी इस साल, अदरवाइज पहले क्या होता था, एक ही पैनल रहता था, अभी अलग अलग पैनल हो चुके हैं। तो मतलब ये सब लोगों को पता है। एंड आई थिंक इन्होंने भी कभी कभी, मतलब ये जो सर थे या ये भी है, उन्होंने भी उस टाइम पे यूपीएससी का सोचा होगा। मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे, क्योंकि मैं आरबीआई में काम कर चुका हूँ, तो जितने सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, हमारी जब बात होती थी उनसे, तो मुझे ऐसा पता चला है कि आरबीआई में नियर अबाउट 90% लोग ऐसे कि जिन्होंने कभी ना कभी उनके लाइफ में यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत नहीं है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आरबीआई में एक सर्कुलर है, ठीक है, आरबीआई में इंटरनल सर्कुलर। वो सर्कुलर ऐसे कहता है कि अगर कोई आरबीआई का ऑफिसर या असिस्टेंट लेवल है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, उन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया, तो उनको लीव मिलेगा 3 4 5 6 महीने का, ठीक है। तो ये सर्कुलर है। इसका मतलब है कि आरबीआई एनकरेज करता है उनके ऑफिसर्स को यूपीएससी देने के लिए। मतलब 5 6 6 7 8 नहीं, एक बार आप ऐसा इस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आरबीआई आपको डिस्करेज नहीं करता है यूपीएससी देने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैच है, मैं बताता हूँ वो क्या है। तो आपको बताना है कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये एक बात होगी। अभी क्या है, वो अभी इस पे 2 3 वे में इंटरव्यू जा सकता। एक है आपका ऑप्शनल, ठीक है। फिर अगर आप बताएंगे कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो बोलें ठीक है चलो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप मोस्टली पॉलिटिकल साइंस है या एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे ऑप्शनल है। फिर वहाँ पे कुछ वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जानने के लिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट का कैसा है, ठीक है। ये मोस्टली लोग दे देते क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आंसर देना इतना मुश्किल नहीं है। फिर बाद में वो आते हैं, हमारा जो कोर एरिया है आरबीआई का फंक्शन एंड वर्किंग है, इकोनॉमिक का अंडरस्टैंडिंग है, बैंकिंग का अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर फिर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा उनको कि मेरा जो नॉलेज है वो इतना अच्छा है कि आप मुझे छोड़ नहीं सकते। आई एम सो गुड दैट यू हैव टू टेक मी। मतलब ये आपको इनडायरेक्टली आपके आंसर से उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, थोड़ा यूपीएससी प्रिपरेशन करना अगर आपको लगता है ये निगेटिव है या ये निगेटिव फैक्ट है, तो आपको उसको कंपेंसेट करने के लिए आपका आरबीआई का अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, बैंकिंग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी फिर आगे एक क्वेश्चन आता है कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आरबीआई में आने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस आंसर है, अगर आपको आईएएस मिलेगा तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर मैं आईएएस छोड़ के आरबीआई में ही कंटिन्यू करेगा, तो फिर यूपीएससी देने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आईएएस पोस्ट है, उसके बाद आईपीएस है, उसके बाद आईएफएस आती है, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स आता है, एंड कस्टम सेंट्रल एक्सेस, वो सारा आता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड आंसर ये हो सकता है कि सर आफ्टर ज्वाइनिंग आरबीआई
आई विल गिव वन मोर अटेम्प्ट। ठीक है, जनरली ऐसे होता है कि मैं आरबीआई में आने के बाद एक अटेम्प्ट दूंगा आरबीआई का। अगर मुझे आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, आईएफएस मिलता है, या आपके हिसाब से आईआरएस मिलता है, तो ही मैं यूपीएससी का पोस्ट या यूपीएससी का सर्विस ज्वाइन करूंगा। अदरवाइज आई विल कंटिन्यू माई आरबीआई ग्रेड बी जॉब। ये एक आंसर आप दे सकते हो। और इसमें ये आप ये भी बता सकते हो, और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया था 2015, 16, 17 में, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैंने उनको ये मतलब आर्ग्यूमेंट या आप आंसर मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप ऐसा मान लीजिए कि वेदर यू आर वर्किंग एज एन आईएएस ऑफिसर और एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एक्चुअली डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर है, मान लो आपकी जो सैलरी आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी या आरबीआई, आप इसको एक ही मान लीजिए, ऐसा मत कहिए कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है। फॉर लॉजिकल कंसिडरेशन ऐसा कंसिडर कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई या पब्लिक के पैसे से आपका यहाँ पर सैलरी आएगा, एंड फाइनली यू आर वर्किंग फॉर सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स के लिए आप काम करोगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है इतना मैटर नहीं करेगा। आप आरबीआई में काम करो या एसबीआई में काम करो या कोई सेंट्रल एक्साइज में काम करो एसएससी थ्रू, या यूपीएससी में काम करो, फाइनली आपका सैलरी कहीं से तो भी आ रहा है, गवर्नमेंट के साइड से आ रहा है, एंड यू आर वर्किंग फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये इंटरमीडिएट जो है, हम जिसको कहते हैं कि इसके थ्रू आप काम करें, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक उन्होंने दिया था और उस टाइम पे वो चला था। लेकिन देखो, कोई एक ही आंसर पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होता है उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कमांड कैसा है कम्युनिकेशन पे, आप कितने हम्बल हो, आप कितने जेन्यून हो, उसके बाद फिर आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तो ये सारा है। तो लेकिन ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो और कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट था, उनका 4 अटेम्प्ट हो गया था। ठीक है, आपको पता है यूपीएससी में जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, और फिर वो कहेगा कि उनको इम्प्रेस करने के लिए कि सर अभी मैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, अभी मैं 4 अटेम्प्ट हो गए, तो अभी मैं आरबीआई में सिलेक्शन होगा तो मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट आगे जाके नहीं दूंगा। ये किस लिए वो बोल रहा है? बस उनको इम्प्रेस करने के लिए, कि उनको ऐसा ना लगे मैं प्रिपरेशन को। इसमें एक बार उन्होंने ऐसा पूछा था कि फिर अगर आप आरबीआई में आने के बाद यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं देंगे तो ये जो आपके 4 साल वेस्ट चले गए ना, इतना सारा नॉलेज आपने गैदर किया है तो ये वेस्ट चला जाएगा। सो देन व्हाई यू डोंट प्रिपेयर वंस फॉर यूपीएससी। ये उनकी तरफ से आया था। तो इसमें क्या है, अगर आपको सच में नहीं देना है, अगर आपको सच में नहीं देना है तो आप वैसा कहिए कि सर मैं नहीं दूंगा, लेकिन बस सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के लिए आप ऐसा मत कहिए कि मैं आरबीआई आने के बाद नहीं दूंगा। क्योंकि देखो क्या है ना, कि जो आपने अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसका जो मोमेंट है, अगर और हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है या हम जो कह रहे हैं उनको, उसमें अगर सिंक्रोनस नहीं होगा तो उनको समझ में आ जाता है। मतलब आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको आपको क्या करना है, जैसे आपको बॉडी में ऐसा दिखाना है, जैसे आप सिर हिलाते हैं, नहीं कहना है सर, मतलब बॉडी से नहीं कहना है, लेकिन आप जब बात करेंगे तो आपको यस कहना है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि यस कहेंगे एंड बॉडी का मूवमेंट नो का होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, जो इंटरव्यू पैनल में डेफिनेटली कोई ना कोई एक होता है, वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो बात कर रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी बॉडी एक कुछ अलग बता रही है एंड ये जो आंसर बता रहा है वो कुछ अलग है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो यूपीएससी रिलेटेड आप जो भी आंसर्स देंगे उसमें जितना हम कहते हैं रियलिटी होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरे तरफ से हो गया। एक तो आपको बताना है कि येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद दूसरा ऐसा है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आरबीआई में आने के बाद आपका अटेम्प्ट क्या करोगे, तो अगर आपको देना है तो आप यस कहिए, अगर नहीं देना है तो नो कहिए, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आरबीआई में आने के बाद आपको यूपीएससी का कोई पोस्ट मिलता है तो उसके बारे में क्या आंसर देना है। ठीक है,
तो ये जो सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक टोटल 5000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैंने 2000 स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू लिया है। मैं 2011 से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ, नियर अबाउट अभी 10 साल हो गए। अगर आप ऑन एन एवरेज 200 स्टूडेंट लेंगे तो 2000 के आसपास, उससे ज़्यादा ही होगा, इतने स्टूडेंट्स को गाइड किया है। एंड ये मेरा फर्स्ट हैंड डेटा के बेसिस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, आप वो सारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी ब्रिलियंट हो, तो आप फिर आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताया है। एंड आरबीआई में आप एक बात जान लीजिए, आरबीआई में इंटेलिजेंस से ज़्यादा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी को वैल्यू है आरबीआई में, क्योंकि आपको पता है बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर अभी जो 750 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इस साल 2021 में, वो नियर अबाउट सिमिलर लेवल का उनका इंटेलिजेंस है। तो उनको अभी इन लोगों में से जो लोग ऑनेस्ट है, जिनकी इंटीग्रिटी अच्छी है, जो हम्बल है, और जो उनके लाइफ के बारे में मैक्सिमम सच बोलना चाहते हैं, ऐसे लोग आरबीआई को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे साइड से मैंने ये बता दिया है, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट यू शुड फॉलो माई एडवाइस। लेकिन अगर आपको मेरी जो बात है उसमें कुछ दम लगता है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बताया है जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सही लगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था 10 साल का। मैंने 2000 लोगों का डायरेक्टली इंटरव्यू लिया है, उसमें से 300-400 लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको देने का ट्राई किया है। अभी ये आप पे है कि आप ये सुन के क्या आंसर बताओगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आरबीआई इंटरव्यू। और कोई भी नाबार्ड हो या सेबी हो, वहीं पर भी आप इसी लाइन में आंसर दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू और अदर एग्जाम प्रिपरेशंस।